एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का बेसिक हमने पढ़ लिया था और अब एक्सरसाइज बाकी थी हमारी 10.3। 10.2 मैंने लगवा दी थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि जनरल फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलोगे, उस पर बेस ये 10.3 है। और कुछ डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको सवाल के साथ ही मैं यहाँ पे समझा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। तो देखो यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस आपको अपनी कॉपी में कैसे करना है वो चीज़ समझाऊँगा, ठीक है। तो जो ट्रिक है उसी के साथ साथ मैं समझा दूँगा, तो ट्रिक भी बता दूँगा। और आपको मैथ में अगर नंबर लाने हैं 11th क्लास में, तो जो तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ केवल आप उसी को करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो ट्रिक है वो आपके MCQ में काम आएंगी या फिर आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। तो देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप फॉर्म क्या होती है आपको पता होगी। स्लोप फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y=mx प्लस सी। इसको हम लोग कहते हैं स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये स्लोप फॉर्म तो है नहीं, ठीक है। तो है नहीं तो हम लोग बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, तो 7y = -x ऐसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड। तो हम लोग 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे तो बनेगा y और -x/7। अच्छा, यहाँ पे एक c की वैल्यू बची हुई है, तो आप अगर चाहो तो लिखो या ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब आप इसकी तुलना इससे कर दोगे, यानी इस स्टैंड जनरल फॉर्म से, ठीक है। ये क्या है आपकी, देखो जो स्ट्रेट लाइन की एक जनरल फॉर्म होती है, मैंने बताया था ax + by + c = 0, ठीक है। ये होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म और ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1/7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इसमें आसान क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो, ठीक है। तो इसको मैं बिगाड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x + 3y - 5 = 0। फिर हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3y - 6x + 5। तो अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो बन जाएगा y और = -2x + 5/3। तो अब फिर से कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। बहुत से बच्चे होंगे जो मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे,
तो उन लोग को समझ में शायद ना भी आए, क्योंकि वो दूसरी जगह पे पढ़ लिए होंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कुछ बच्चों को। लेकिन जो बच्चे पहली बार इसमें देख रहे हैं, तो उन लोग के लिए क्या है कि वाई इंटरसेप्ट, ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो होता है सी की वैल्यू। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सी की वैल्यू को हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये था आपका इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, y इक्वस टू ज़ीरो। वाई इक्वस टू ज़ीरो। तो y इक्वस टू ज़ीरो में क्या है, यहाँ पे तो आप सीधा कंपेयर कर दो। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × x प्लस ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि m की वैल्यू ज़ीरो होगी, c की वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, तभी तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। तो जब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो और c की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। और मैं अगर आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि m की वैल्यू ज़ीरो होगी, आप इसको देखो और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि m की वैल्यू ज़ीरो होगी, c की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो आप 11th क्लास का पेपर देने जा रहे हो, ना कि कोई MCQ वाला पेपर। जैसे MCQ वाला पेपर का मतलब है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या जैसे CDS NDA का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो। ठीक है, क्लास 11th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको पूरे थ्योरी के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप NDA CDS इसका एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पे आप सिंपल सा है, इसके लिए क्या है ट्रिक, तो इतना भी आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है। आपने क्वेश्चन देखा और आंसर, सिंपल सा। जैसे कि अब इस वाले क्वेश्चन में देखा आपने, तो आपसे पूछा गया है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से आपने देख के ही पहचान लिया कि ज़ीरो होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि स्लोप क्या होगा, बताओ ज़रा। स्लोप आपने देखते ही पहचाना कि एम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे तो होता है वन। स्लोप फॉर्म में वाई की वैल्यू क्या होती है, वन। तो 7 से डिवाइड करोगे और एक्स की वैल्यू को उधर ले जाओगे तो -1/7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते ही आंसर पहचान जाओगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा, तो आपने कहा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट आपने देखा 3 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। डायरेक्ट आपने लिख दिया। इसी तरीके से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6/3। ठीक है, अब m की वैल्यू आ गई -2। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डायरेक्ट मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है, जो कि मैंने अपने पीछे वाली वीडियो में बताया था। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अभी मैंने बताया था आपको कि ax + by + c = 0, ये होता है स्टैंड जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो इसको हम लोग जब स्लोप फॉर्म में बदलते हैं तो y = -a/b x प्लस, यहाँ पे आ जाता है प्लस -c/a, तो ये लिख दिया गया c/b। ठीक है, और फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से y = mx प्लस c से कंपेयर कर देते हैं, तो m की वैल्यू आती है -a/b और c की वैल्यू आ जाती है -c/b। तो यही मैं कर रहा था कि a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे आपने देखा कि 1 है, यहाँ पे 1 थी, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस। ठीक है, a की वैल्यू आपने देखो यहाँ पे रखो, a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू क्या है 7, तो -1/7, यही आपका आंसर आया था। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू
यहाँ पे सी की वैल्यू है ही नहीं, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाले सवाल को भी कर लोगे। देखो कैसे कि ए की वैल्यू, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, 6 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या आ जाएगा, -6/3। तो वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि आपके पास इस तरीके की एक फॉर्म दे रखी होगी जिसमें m की वैल्यू होगी -a/b और c की वैल्यू होगी -c/b। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसको मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11th में कैसे करना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ट्रिक क्या है इसमें। तो भाई देखो, ये लिखा हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। यानी आपके RHS में क्या होगा, 1। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 12। लेकिन यहाँ पे तो 1 चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x/4 + y/6 = 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 जो कि x इंटरसेप्ट है, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 जो कि y इंटरसेप्ट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बताना। इसी तरीके से अब हम लोग अगर दूसरा क्वेश्चन लगाना चाहें, यानी सेकंड क्वेश्चन, तो 4x, यहाँ पे तो 6 पहले से दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4x - 3y हमें तो चाहिए 1, तो 6 से डिवाइड लगा देंगे। तो 6 से डिवाइड लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये आपको काटना नहीं है, आप क्लास 11 के बच्चे हो, ठीक है, कोई 10th के बच्चे नहीं हो। ठीक, अब मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस y/-2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। फिर ये तो 1 हो गया। अब मैं फिर इससे कंपेयर कर दूंगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3y + 2, देखो यहाँ पे x नहीं है तो हम अपनी तरफ से x जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, और इस -2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x, अच्छा बहुत सारे बच्चे होंगे वो 0 लिख देंगे यहाँ पे, कहाँ पे, नीचे। तो आपको अगर 0 लिखना ही है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप ना लिखना, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -2/3। ठीक है, = 1। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ जाएगी 0,
और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2/3। ठीक है, बोलो आ गई कि नहीं आ गई? आ गया ना क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज 10.3 के। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसका ट्रिक क्या है? अभी मैंने आपको समझाया था ax + by ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमें किस में बनाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लोग सिंपल सा इस -c से, ठीक है, -c से, क्योंकि हमें बनाना है x/a + y/b = 1, इस फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -c से, चलो सबसे पहले ax + by = -c लिखोगे, -c से डिवाइड कर दोगे, और इसके बाद जैसे ही c से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, और a की वैल्यू आ जाएगी -c/a। अब ये कैसे आता है भाई, यहाँ से आप कंपेयर करो तो 1/a = क्या हो जाएगा, a/-c। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -c/a। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -c/b। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी सवाल को हल कर सकते हो विद ट्रिक। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, इस वाले क्वेश्चन में रखो। तो अगर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे +c है, +c है तो -c आया है, यहाँ पे -c है तो -c वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले में है, और ये -12 है यहाँ पे, और a की वैल्यू है 3, तो 3 4 जा 12, आंसर आ गया। यही तो आपका उस फॉर्मूले से भी आ रहा था। तो जो ट्रिक बताया जाता है वो यहीं से निकाल करके बताया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से b की वैल्यू अगर मैं निकाल, तो माइनस तो पहले से है, -12/c की वैल्यू क्या है, -12, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 6 12 हो गया। तो यही 4 और 6 आया थे आपके इक्वेशन में आंसर। तो ये होता है आपका शॉर्ट ट्रिक बताने का तरीका। तो आपको वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है, इतना लिख के नहीं बताया जाता है, केवल ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ये देखो ये है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक भी बता दे रहा हूँ कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। अब देखो दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में भी आपको इसको रिड्यूस करना है, और नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, p = x sin अल्फ़ा + y cos अल्फ़ा। अब नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए भी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, √a² + b² से, और से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। अब a और b क्या है, a और b x और y के कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पहला सवाल उठाता हूँ मैं और सवाल को करते हैं। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, x - 3y = -8, ठीक है। फिर मैंने अभी कहा कि √a² यानी x का कोफिशिएंट 1 है, प्लस y का कोफिशिएंट है -√3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाता है 4, और इसकी वैल्यू आती है 2। तो आपको क्या करना है, इस √a² + b² से डिवाइड करना होता है पूरे इक्वेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस √a² + b² की वैल्यू क्या आई, 2।
तो आपको इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। 2 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x/2 माइनस √3/2 y इक्वल्स टू -4। क्या बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर देंगे। तो हमें p की वैल्यू तो मिल जाएगी -4 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1/2। ठीक है, लेकिन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिलेगी -√3/2। लेकिन अल्फ़ा तो दोनों का सेम होना चाहिए। तो भाई ऐसा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रिक को आप समझिएगा। तो देखो, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको पता है कि कॉस का घर चौथा कोऑर्डिनेट होता है और जो साइन का घर होता है वो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सभी के सभी प्लस होते हैं और ये घर होता है 10 का। ये होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव लेकिन कॉस होता है निगेटिव। तो हम लोग 180 माइनस थीटा ले लेंगे और सबसे पहले आपको देखना है कि 1/2 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आएगा। साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, आपको पता होगा जब साइन 30 होगा। क्या होगा, जब साइन 30 होगा। तो साइन 30 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ साइन 150 लिख सकता हूँ और इस 150 की वैल्यू 1/2 होगी। लेकिन जब मैं कॉस 150 लिखूँगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -√3/2, क्योंकि 180 माइनस थीटा जब करोगे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट में तो साइन का घर होता है। तो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। तो इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगले सवाल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, तो ध्यान दीजिए क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक आपको पता होना चाहिए हर क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y-2, तो मैं लिख सकता हूँ y = 2। यहाँ पे आप, अब मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप √a² + b² निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इस 1 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, x का कोफिशिएंट क्या है, 0, और कॉस अल्फ़ा यानी y का कोफिशिएंट कितना है, 1। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। p की वैल्यू तो 2 आ गई। साइन अल्फ़ा का ऐसा मान जहाँ पे 0 हो और कॉस अल्फ़ा का ऐसा मान जहाँ पे 1 हो। तो ऐसा तभी संभव है जब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री। बात समझ में आया? ये तभी संभव है जब अल्फ़ा का मान 0 डिग्री हो। ठीक, चलिए
आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो और फिर समझने की कोशिश करो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। x माइनस वाई इक्वस टू 4। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1। y का कोफिशिएंट कितना है? -1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? √2। तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ से भी √2 हो जाएगा और यहाँ से भी √2। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे और रेशनलाइजेशन जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि x का कोफिशिएंट यानी cos x का कोफिशिएंट यानी साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 1/√2। और cos अल्फ़ा इसकी वैल्यू कितनी है? -1/√2। ठीक है। और p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू तो 2√2 है। तो p तो आसानी से निकल जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है p यहाँ पे। और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा में अल्फ़ा की वैल्यू निकालने की बहुत कठिनाई होती है। तो अभी मैंने आपको समझाया था किसका घर कहाँ पे होता है। तो 180 माइनस थीटा पर साइन का घर होता है, जहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू सिंपल सा आप ये लगाओ कि 1/√2 कब होता है साइन का मान? साइन का मान 1/√2 तब होगा जब अल्फ़ा की वैल्यू 45 होगी। और 45 अगर है, लेकिन हमें तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो 180 माइनस 45 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 45 यानी कितना? 135 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू 135 डिग्री हो गई और पी की वैल्यू हो गई 2√2। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इनसे क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर बनता है, तो आप ज़रूर इसको लगा के जाओ पेपर में। अब देखो यहाँ पे कुछ नए सवाल आएंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 फ्रॉम द लाइन की इक्वेशन दे रखी हुई है, आपको डिस्टेंस पता करना है। तो इसके लिए एक डिस्टेंस फार्मूला होता है। अगर हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है ax + by + c = 0 और कोई पॉइंट है x1, कोई हमारे पास पॉइंट है x1, y1। तो इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, d = mod ax1 + by1 + c, यानी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। a² + b²। अगर वैल्यू आपको निगेटिव मिल जाती है तो मॉड के कारण वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन बना लो। 12x + 72 5y - 10। 12x - 5y + 82 = 0। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? mod 12। x1 की वैल्यू बताओ ज़रा? -1 -5 इंटू +1 + 82 अपॉन √12 का स्क्वायर + 5 का
-5 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये -5 है यहाँ पे। ठीक है, साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब इसको सॉल्व करते हो डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -12 -5 +82। तो यहाँ से आएगा 17, 17 में से 82 घटाओगे तो आएगा 65। तो मॉड 65 की वैल्यू 65 हो जाएगी। और 12 का स्क्वायर 144 +5 का स्क्वायर 25, 144 +25 यानी 169। और ये 169 और ये होता है 13 का स्क्वायर। ये तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा जब आप राइट एंगल पढ़ते थे, राइट ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 13 और डी की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी? 5। 13 बचे 65, 13 5 ज़ा 65। तो आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कर ले जाओगे। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पर आपके पॉइंट क्या होंगे अगर हुज डिस्टेंस, जिसके डिस्टेंस इस लाइन से वो 4 है। यानी डी की वैल्यू क्या है? 4 दे रखी हुई है। और डी होता क्या है? AX1। अच्छा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जब आपको ऐसे इक्वेशन दिया जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। तो इसकी वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 4x + 3y इक्वल्स टू क्या, और इनका मल्टीप्लाई लगा दो इनके बीच में, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे होता है AX1। तो एक्स एक्सिस पर आपको अगर पॉइंट चाहिए तो y बराबर क्या होगा? 0। तो आपने लेट कर लिया x, 0। ये आपने क्या किया है? लेट। जैसे ही आपने लेट कर लिया तो ये हो जाएगा 4x और 3y यानी 3 × 0 -12 मॉड में √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब बताओ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 4x -12 यही आएगी। और नीचे कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 मिला करके बनेगा 25, और जो कि होता है 5 का स्क्वायर। लेकिन अंडर रूट में है तो +-5 आएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। देखो, जब डिस्टेंस आएगा तो वो निगेटिव कभी नहीं होगा, डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होती। लेकिन ये x की वैल्यू है तो ये निगेटिव हो सकती है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। तो एक बार पॉजिटिव लोगे, एक बार निगेटिव। तो जब हमने पॉजिटिव लिया तो ये हो जाएगा 20। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। एक बार हमने लिया निगेटिव तो क्या हो जाएगा? 4x -12 बराबर -20। तब क्या आएगा? 4x इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो एक तो कोऑर्डिनेट होगा 8, 0। देखो, आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे तब भी आंसर गलत, अधूरा माना जाएगा। मिलेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर आपके काट लिए जाएंगे। आंसर पूरा तब होगा जब आप कोऑर्डिनेट निकाल के दो, क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा है। तो -2, 0। तो ये है आपका आंसर। होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हो। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ये वीडियो सभी के लिए फ्री है और क्लास 11th की पूरे चैप्टर आपके फ्री में ही यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बताओ इस चैनल के बारे में। ओके। और अगर आपको देखो, ये चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, जितना मैंने समझा दिया इट इज़ इनफ। लेकिन अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल नंबर बता देना और अपनी बुक का नाम बता देना, या फिर सवाल ही लिख के दे देना, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम में करते हो तो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगा मैं, लेकिन अगर आप कमेंट में करते हो तो अगली वीडियो में आपको मैं सॉल्व करके दे दूँगा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन। ओके। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है 11th क्लास में। ओके। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।